नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं महासागरीय तापमान के बारे में। दरअसल अपना टॉपिक चल रहा है ओशनोग्राफी, यानी कि समुद्र विज्ञान, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। और जैसा कि इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो महासागरीय नितल का उच्चावच, महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता, महासागरीय तरंग, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्ति। इनमें से देखिए महासागरीय नितल का उच्चावच और प्रवाल भित्ति के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है, जो लेक्चर होने वाला है, उसमें हम देखेंगे महासागरीय तापमान के बारे में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए महासागरीय जल का तापमान। तो महासागर का जो जल होता है वो गर्म कैसा होता होगा, आप सोच के बताइए। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, महासागरीय जल का तापमान जो जल है वो गर्म कैसे होगा, वो तो सूर्य से ही होगा। जैसे धरती गर्म होती है वैसे स्थल होता है, वैसे जल होगा गर्म, ठीक है। परंतु स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है। ये वाली बात गांठ मान लीजिए, याद रखिएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो ज़्यादा होती है स्थल की अपेक्षा। और ये विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, वैसे तो बच्चों वाली बात है, बाकी अगर यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि महासागरीय जल गर्म तो होता है सर, पता लग गया। पर ये महासागरीय जल जो है वो सभी महासागरों में सभी अक्षांशों और देशांतर पर क्या बराबर गर्म है ना। क्या पूरा गहराई में देखो या तल पर देखो, समुद्र तल पे, तो क्या बराबर गर्म होता है समुद्र का जल? आप कहोगे सर नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो हम जान लेते हैं। यानी तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है सर? अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अक्षांश तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है ना, क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी पर खींची होती है, वही होती है अक्षांश, है ना। तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश ये रहा, यानी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है क्या होता है, सूर्य का तापमान मिलना कम हो जाता है। सूर्य तब कम मिलता है, सूर्य ताप अगर कम मिलेगा तो उसकी वजह से वहाँ पर समुद्र का जल जो है वो भी धीरे कम गर्म होगा। इसीलिए विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर महासागर के जल का तापमान कम होता जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अक्षांश जो है इस प्रकार से प्रभावित करते हैं महासागर के जल के तापमान को। ठीक आ गया सर, समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं। स्थल और जल का असमान वितरण। अब आप, इसका अर्थ ये हुआ कि सर मैं आपको अगर पूछूं कि बताओ उत्तरी गोलार्ध जो है और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में क्या महाद्वीप जो है, जो क्षेत्र है महाद्वीपों का, वो बराबर है? तो आप देख के बताओगे सर नहीं, उत्तरी गोलार्ध तो इसमें तो देखिए महाद्वीपों का ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है ना। तो ये जो महाद्वीपों का जो ये क्षेत्र है वो भी जल के तापमान को प्रभावित करता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्थल जो है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। जल्दी गर्म होता है तो वो क्या करेगा, अपने आसपास के जल को भी गर्म करेगा, है ना। इसलिए जहाँ जहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है उससे लगा हुआ जल जो है वो मात्रात्मक रूप से ज़्यादा गर्म होगा, और जहाँ पर महाद्वीपों की जो क्षेत्र है वो कम है वहाँ पर मात्रात्मक रूप से समुद्र जो है, महासागर है, उसका जल का तापमान कम होगा। उदाहरण के लिए उत्तर अटलांटिक महासागर का तापमान जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि उत्तर अटलांटिक महासागर है वो ज़्यादा, अगर देखा जाए तो अधिक मात्रा में महाद्वीपीय क्षेत्र या भूभाग से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है वो ज़्यादा भूभाग से घिरा हुआ नहीं है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा कारक होता है सनातन पवने। अब आप कहोगे सर कौन से सनातन पवने? क्या हिंदू धर्म की तो पवने हैं? नहीं, सनातन धर्म का इससे कोई मतलब नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो कंटिन्यूस चलती है, जो रुकती नहीं है, ऐसी पवनें जो है वो तापमान को प्रभावित करती है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो पवनें स्थल से जल की ओर चलती है इस प्रकार से, वो पवनें क्या करेंगी, वो पवनें यहाँ का जो जल होगा उसको ये ऊपर की तरफ खींचती है, जिसे कहते हैं अपवेलिंग। तो यहाँ से नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ का जो ऊपर का जो गर्म जल हुआ करता था उसको ये धकेल कर दूसरी तरफ ले जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी जो देशांतरीय अंतर आता है जल के तापमान में वो आता है। देशांतरीय तापमान में अंतर कैसे? देखिए देशांतर ऐसे तो खींचे होते हैं इस प्रकार से, तो अगर इस देशांतर पर आप देखोगे तो आपको ठंडा जल मिलेगा, इस पर देखो तो उससे गर्म, इस पर देखोगे तो उससे गर्म मिलेगा, है ना। इस प्रकार से देशांतरीय अंतर आता है
पवनों की वजह से। पवनें क्या करती हैं, अगर जल से स्थल की और स्थल से जल की ओर चल रही है तो वो नीचे से जो है अपवेलिंग करेंगी, ठंडे पानी जो है उसको ऊपर की तरफ लाएंगी। इस प्रकार से देखिए ठंडे पानी को ऊपर की तरफ ये लाएंगी और उसके वजह से उस तट के पास में ठंडा पानी और दूर जो है वहाँ से आगे आगे अगर देशांतरी रूप से देखेंगे तो वहाँ पर गर्म जल जो है वो बिखेरती रहती है पवनें। और इससे देखिए ये जो अपवेलिंग होती है, इस अपवेलिंग से नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, उन न्यूट्रिएंट्स को ये ठंडा जल जो है बाहर लेके आता है अपने साथ में। और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से देखिए ये मछली वगैरह दिख रही है आपको इस प्रकार की, तो ये मछली वगैरह वहाँ पर पनपती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनको पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपीएससी यहाँ से भी इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो याद रख लेना ये वाली बात, है ना। समझ में आ गया कि सर पवनें जो है वो भी प्रभावित करती है। अब महासागरीय धाराएं जो है वो भी प्रभावित करती हैं। अब आप कहोगे सर महासागरीय धाराएं ये कौन सी चीज़ है, ये तो आपने बताई नहीं, तो ये अलग से हम पढ़ेंगे। और यहाँ महासागरीय धाराओं के बारे में इतना से समझ लीजिए कि महासागरों में कुछ जल जो है वो लगातार इस प्रकार से सर्कुलेशन करता रहता है। अब आप कहोगे सर जल को ऐसा क्या हो गया, वो ऐसा क्यों घूमता रहता है, तो पृथ्वी अपनी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी वजह से कोरियोलिस बल जो है वो पैदा होता है। और उस कोरियोलिस बल की वजह से और भी कुछ बहुत सारे कारण होते हैं, वो सब कारण हम जब महासागरीय धाराएं वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना टॉपिक तब देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जल जो है एक निश्चित दिशा में और निश्चित क्षेत्र में जो है वो गति करता रहता है और उसे कहते हैं महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक ठंडी और एक गर्म, ठीक है। तो मान लीजिए जो ठंडी गर्म धारा है वो गर्म वाले स्थान पर चलेगी तो वहाँ का तापमान क्या होगा, वहाँ का स्थान ठंडा कर देगी। और कोई गर्म जल धारा है तो वो ठंडे वाली जगह पर चलेगी तो वहाँ का तापमान क्या कर देगी, वहाँ का तापमान को वो गर्म कर देगी, है ना। इस प्रकार से देखो ये जो है ये है गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम जो है आ रही है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो ठंडी जलधारा है वो यहाँ पर जो है मैक्सिको के तट पर, सॉरी अमेरिका के तट पर और यहाँ पर मैक्सिको के तट पर क्या कर देती है, ठंडा जल लेके आती है, तो यहाँ पर ठंडा ये कर देगी। और यहाँ से देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एक गर्म जलधारा। और ये गर्म जलधारा जब इस स्वीडन वाले और आइसलैंड वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जाती है तो यहाँ का जो ठंडा क्षेत्र होता है उसको ये गर्म कर देती है। तो महासागरीय धाराएं जो है वो भी इस प्रकार से जो महासागर होते हैं उसके जल के तापमान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। समझ में आ गया आपको। यहाँ पर देखिए, देख रहा है लिखा हुआ लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। यहाँ पर जो है सॉरी गल्फ स्ट्रीम जो है वो तो क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। तो ये जो है ये है गल्फ स्ट्रीम, सॉरी ये जो गल्फ स्ट्रीम जा रही है इस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम है। और लेब्राडोर की धारा है ये वाली, ये जो आ रही है ना इस प्रकार से आती है लेब्राडोर की धारा। तो ये लेब्राडोर की धारा जो है ये यहाँ पर ठंडा कर देती है ना। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ठंडी जलधारा कहीं गर्म जगह जाएगी तो ठंडा कर देगी और गर्म जलधारा ठंडी जगह जाएगी तो वहाँ का तापमान को गर्म कर देगी। ये हमने देख लिया, समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पर लिखा है निम्न अक्षांशों में जो स्थित परिवेष्टित समुद्र का तापमान होता है, ये परिवेष्टित आप छोड़ो, आप ये तो समझो निम्न अक्षांश का मतलब आप समझ रहे हो ना, 0 डिग्री निम्न होता है ना, फिर 10, 15, 20 इस प्रकार से। तो ये 30 डिग्री वाले तक होते हैं, उनको हम निम्न तापमान अक्षांश कहते हैं। तो 30 डिग्री से नीचे वाले जो अक्षांश होते हैं वहाँ पर वहाँ के आसपास तक अगर जो है कोई बंद चारों तरफ से कोई सागर है तो उस सागर का तापमान होगा ज़्यादा। और उच्च अक्षांशों में यानी 60 डिग्री 66 डिग्री उन अक्षांशों पर कोई अगर स्थलबद्ध कोई महासागर है, पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, तो वो महासागर क्या होगा, वो होगा अधिक ठंडा। 1 मिनट में पानी पी लूँ। अब आप कहोगे सर ऐसा काहे होगा, देखिए 2 एग्जाम्पल भी हैं, आपको समझाऊंगा अभी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा कि देखिए अगर ये खुला होता तो आसपास की नदियाँ वगैरह हैं वो आके इसमें मिलती, है ना। तो आसपास की नदियों का जल इसमें मिश्रण होता तो वहाँ से जल का तापमान प्रभावित हो जाता और वो ठंडा गर्म जो है मैनेज हो जाता। फिर इसके अब ये बंद है तो इसमें कोई नदियाँ वगैरह भी नहीं मिल रही है, और ये सॉरी नदियाँ वगैरह तो खैर मिल सकती है सॉरी, पर बाहर के समुद्र का जल इसमें नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो मिक्सिंग इसमें पानी के ठीक से जो है मिश्रण नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से अगर वो उच्च अक्षांशों में है तो वहाँ पर ठंडा मौसम रहेगा और वहाँ का स्थल भी आसपास की अपेक्षा ठंडा रहेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। और अगर वो देखिए निम्न अक्षांशों में है
तो आसपास का स्थल है वो भी ज़्यादा गर्म रहेगा निम्न अक्षांशों में, सूर्य का तापमान वहाँ पर सीधा प्राप्त होता है ना, इसलिए निम्न अक्षांशों पे वो स्थलबद्ध रहेगा, तो स्थल गर्म होगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, और दूसरे समुद्र के जल से वो जो पानी नहीं मिल रहा होगा उसकी वजह से वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी जल की, इसकी वजह से वो अधिक गर्म रहेगा। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल मैं बता दूँ, निम्न अक्षांशों पर एग्जाम्पल है भूमध्य सागर, और उच्च अक्षांशों पर स्थलबद्ध रूप से घिरे हुए सागर का एग्जाम्पल है बाल्टिक सी। अब आप कहोगे सर वर्ल्ड के मैप में तो बता दो ये दोनों कहाँ हैं, तो वर्ल्ड का मैप कहाँ गया, वर्ल्ड का मैप यहाँ से बता दूँ, हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये है यहाँ पर भूमध्य सागर और ये है यहाँ पर बाल्टिक सागर, है ना, समझे आप? तो बाल्टिक सागर उच्च अक्षांशों पे है और वो बंद है चारों तरफ से, स्थल परिबद्ध है, इसलिए वो उसका जल अधिक मात्रा में ठंडा होता है तुलनात्मक रूप से किसके, भूमध्य सागर के। समझ में आ गया? यही वाली बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। अब आपको ये वाली लिखी हुई बात समझ में आएगी कि निम्न अक्षांशों में जो परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि अधिक क्यों होगा, अगर वो जल जो है पूरे समुद्र के जल के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर वो तापमान मेंटेन हो जाएगा ना, वो मिक्स हो जाएगा तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा तापमान। अब वो अकेला है तो इसकी वजह से वो तापमान उसका अधिक हो गया, और अगर उच्च अक्षांशों में है तो उसका समुद्र का तापमान जो है कम होता है। समझ में आई आपको बात? ये यहाँ से मैंने समझा दिया है। एग्जाम्पल भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। अब देखिए, ये तो हमने एक कारक देख लिए कि कौन कौन से कारक जो है वो तापमान को प्रभावित करते हैं। अब आप ये कहोगे सर क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से तापमान कैसे कैसे होता है। क्षैतिज रूप से कैसा, जैसे 0 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री अक्षांश पर कितना है, 30 डिग्री पर कितना है, 60 डिग्री पर ध्रुवों पर कितना है। और ऊर्ध्वाधर रूप से कैसा है कि जल में देखिए 200 मीटर की गहराई पर कितना है, 500 मीटर की गहराई पर कितना है, 1000 मीटर की गहराई पर कितना है, वो सब चीज़ें, है ना। तो उनके बीच में भी जो अंतर होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आप देख लीजिएगा। अगर सतह से हम पहले ऊर्ध्वाधर में जाएं, ऊर्ध्वाधर में अगर जाएं तो सतह से 100 से 400 मीटर के नीचे ये प्रारंभ हो जाता है और ये कई सौ मीटर तक नीचे जाता है, ठीक है, समुद्री सीमाएं जो होती है वो, ठीक है। फिर वह तापमान क्षेत्र, सीमा क्षेत्र जहाँ का तापमान में तीव्र रूप से गिरावट आती है उसको क्या कहते हैं, ताप प्रवणता क्षेत्र या थर्मोक्लाइन। देखिए सीधा सीधा आप समझिए, समुद्र का जो अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो 3 परतों में उसे बांटा जा सकता है। एक परत तो हो गई, ये ऊपरी परत हो गई, है ना, जो 100 से आप कह दो कि 400 मीटर के दायरे में वो होती है। उसके बाद में दूसरी जो परत होती है वो परत में क्या होता है कि तापमान एकदम से कम होता है। देखिए यहाँ पर देखिए तापमान थोड़ा सा हल्का सा कम हो रहा है ना, हल्का सा कम हो रहा है, और यहाँ पर देखिए एकदम से तीव्र रूप से कम होता है। इधर तापमान ज़्यादा है, इधर तापमान कम है। तो तापमान देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर होगा आपके 22 डिग्री के आसपास, वो यहाँ पर कितनी सी दूरी में आता है तो कितना 5 डिग्री के आसपास आगे रह गया। तो तीव्र रूप से गिरावट आती है। तो जिस सीमा में जो है तापमान में तीव्र रूप से गिरावट आती है उसको क्या कहते हैं, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन क्षेत्र उसे कहा जाता है। अब देखिए अगर पूरे महासागर को जल को 100% मान ले तो उसका 90% जल जो है वो कहाँ पर रहता है, गहरे महासागरों में ही रहता है। ये वाले जो महासागर दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब गहरे महासागर हैं। तो 90% जल तो गहरे महासागरों में ही रहता है ना। और यहाँ पर तापमान देखिए, जब गहराई में जाओगे तो वहाँ पर सूर्य ताप तो मिलेगा नहीं, और गहराई पर जाने की वजह से तापमान जो है 0 के आसपास ही रहता है। इसलिए जब जब गहराई में अधिक जाते हैं वैसे वैसे तापमान फिर ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को तली की और 3 परतों की प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। तो वो कैसी हो गई, पहली परत तो गर्म महासागरीय जल वाली हो गई, ठीक है, जो कि सबसे ऊपरी परत होती है और जो लगभग 500 मीटर तक की मोटी होती है, और इसका तापमान देखिए 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास रहता है। कौन सी का, जो निम्न और मध्य अक्षांशों में है ना। निम्न और मध्य अक्षांश मतलब ये देखिए यहाँ तक 30 डिग्री के आसपास तक यहाँ तक होता है उस क्षेत्रों में, ये उस क्षेत्र की बात हो रही है। फिर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें तो ये परत पूरे साल जो है वो उपस्थित रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, है ना, उत्तर और दक्षिण। तो वहाँ तक तो ये पूरे साल भर ये परत रहती है, ठीक है। और जबकि मध्य अक्षांश होती है उसमें ये केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। तो मध्य अक्षांश कौन से हो गए, 66 डिग्री के आसपास वाले, है ना,
यानी कि यहाँ इससे आगे और 66 66.5 डिग्री होते हैं ना, वहाँ तक मध्य अक्षांश हो गए। तो मध्य अक्षांशों तक ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में रहती है। क्यों? जब ठंडियों में रहेंगी तो ठंडियों में तो वहाँ का तापमान भी कम होगा और समुद्र के गहराई में तापमान होता है वो भी कम होता है, इसलिए वो जो परतें होती है वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती। परंतु जब गर्मियों में ऊपर का तापमान ज़्यादा हो जाएगा और नीचे का तापमान जो है जल का कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होएगा, उसकी वजह से हमें ये परतें अलग अलग दिखाई पड़ेगी। ऊपर का जल गर्म है तो अलग परत है और नीचे का जल ठंडा है तो उसकी अलग परत दिखाई देगी, है ना। और दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता कहा जाता है ना, जिसमें ताप प्रवणता किसे कहेंगे, उसमें तीव्र रूप से एकदम से गिरावट आती है जल में, जल के तापमान में, उसे कहते हैं ताप प्रवणता। ये वाली लेयर देखिए, ये वाली है ना, उसे कहेंगे ताप प्रवणता। ठीक है, पहली परत के नीचे ये होती है और इसमें गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र रूप से गिरावट आ जाती है। और यहाँ पर थर्मोक्लाइन की मोटाई कितनी होती है, 500 से 1000 मीटर के बीच में होती है मध्य अक्षांशों तक जो थर्मोक्लाइन होती है उसकी मोटाई। ठीक है, तीसरी परत जो होती है ना, वो परत एकदम ठंडी होती है। देखिए ये यहाँ तक हो गया थर्मोक्लाइन, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ मैं, ये यहाँ तक हो गया, देखिए 1000 मीटर तक थर्मोक्लाइन हो गया। ठीक है, फिर इसके नीचे आ गई तीसरी परत, ये थर्ड परत आ गई। थर्ड परत में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एकदम जल जो है एकदम ठंडा ही रहता है और महासागर की तली तक जो है, नीचे गंभीर जो तली होती है गहराई एकदम, वहाँ तक ये तली उसकी रहती है तीसरी परत, और उसमें ठंडा ही जल रहता है। देखिए यहाँ आप देख लो और यहाँ तो देखो कुछ ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ 4 डिग्री के आसपास है, यहाँ पर देखिए आपको 1 डिग्री के आसपास मिलेगा, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जबकि यहाँ देखिए 24 डिग्री से सीधा 5 डिग्री के आसपास आ गया, है ना। तो थर्मोक्लाइन वाली जो लेयर होती है उसमें एकदम से तापमान में गिरावट आती है। और अगर देखो ये जो तीसरी परत है ना, ये वाली तीसरी परत, वो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो व्रत है उनमें तो ये पाई ही नहीं जाती, है ना। क्यों नहीं पाई जाती? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में तो जल जो है वैसा सीधा ऐसे ही होता है, जल का तापमान, है ना, इस प्रकार से ज़्यादा कम 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 इस प्रकार से नहीं होता। जल का तापमान ऊपर भी उतना नीचे भी उतना। क्यों? क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में ठंडी पड़ती है। ये देखो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल रहता है, ये यहाँ पर बर्फ है तो ऊपर का जो जल है वो भी ठंडा है 0 डिग्री के आसपास, और नीचे गहराई में तो जल वैसे ही 0 डिग्री के आसपास रहता है। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे दोनों का जल का तापमान कितना, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ 0 डिग्री यहाँ, तो लाइन सीधे बन जाती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, हल्का थोड़ा बहुत होता होगा। परंतु ये जो लाइन बनती है, ये डिफरेंस अलग अलग कहाँ होता है, ये मध्य अक्षांशों और निम्न अक्षांशों में ज़्यादा होता है ना। फिर और गहराई के साथ साथ तापमान में तो यहाँ पर एकदम कम परिवर्तन होता है, और इसलिए यहाँ ठंडे पानी की सिर्फ एक ही परत पाई जाती है और जो महासागर की तली तक विद्यमान रहती है ना। अब देख लीजिए महासागरों के जल का औसत तापमान जो है वो लगभग कितने डिग्री रहता है, लगभग 27 डिग्री के आसपास महासागरों के जल का औसत तापमान अगर पूरे वर्ष भर का निकाला जाए तो 27 डिग्री रहता है। ठीक है, और अगर हम ये तापमान जो है औसत अगर विषुवत वृत्त से हम अक्षांशों की तरफ बढ़ते, ऊंचे अक्षांशों की तरफ जाते जाएं तो ये कम होता जाता है। देखिए ये 0 डिग्री है, यहाँ से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते जाएंगे उस तरफ जाते जाते ये जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी कम होता होता जाएगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की जो है वो सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। आगे आपको समझ में, यहाँ पर देखिए अगर एक अक्षांश में आधा डिग्री तापमान जो है वो कम होता जाता है, यानी अगर आप यहाँ पर 23.5 डिग्री है तो यहाँ ऊपर की तरफ आप 24 डिग्री में जाओगे तो एक जैसे ही 23.5 से 24.5 में जाओगे तो आपको क्या होगा, आधा डिग्री का अंतर वहाँ पर पता लग जाएगा। ऐसा कम होता होता जाता है ना। वही यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है। और ध्रुवों के पास जाते जाते तो 0 डिग्री के आसपास हो जाता है ना। अब ये तो ये वाली बात हो गई। अब अगर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध जो है उसका तापमान कम होता है। क्यों कम होता है वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल जो है वो कम है और स्थल जो है वो प्रभावित करता है जल के तापमान को, है ना। इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका तापमान कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि दक्षिणी गोलार्ध कौन सी चिड़िया का नाम आ गया सर? दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये जो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है ना, उससे नीचे वाला जो है वो दक्षिणी गोलार्ध, इससे ऊपर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध होता है ना। अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री और 16 डिग्री के आसपास रहता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान 19 डिग्री रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान कितना रहता है, 16 डिग्री के आसपास रहता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान कम है ना, इससे 3 डिग्री, तो इस प्रकार से वो होता है। होता क्यों है? अगर पूछा जाए प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी कोई भी आपसे पूछे तो आप कहो कि
उत्तरी गोलार्ध में स्थल जो है ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और वो अपने आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। आगे बात आपको समझ में, ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। फिर आ जाते हैं, यहाँ पर एक बात और दी हुई है, सॉरी, यहाँ पर आ जाइए आप, कि महासागरों का तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर ही होता है। ये हमेशा माना जाता है। ऊपरी सतह पर ही क्यों होगा? क्योंकि ये रेडिएशन जो है सूर्य की, ये रेडिएशन सबसे पहले ऊपरी जल में तो प्रवेश करेगी, इसलिए पहले जहाँ प्रवेश करेगी वहाँ गर्म करेगी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो है प्रवेशता कम होती जाती है, इसलिए नीचे का जल है वो उसका तापमान कम होता है, ऊपर का जो जल है उसका तापमान अधिक होता है। और कोरल वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि कोरल्स कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ तक सूर्य का तापमान जाएगा, क्योंकि उनको 20 से लेकर 32 डिग्री के आसपास या 20 से 30 डिग्री के आसपास जो है वहाँ तक का तापमान कोरल्स को चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यूपीएससी में जैसे मैंने आपको बताया कि सर कि 20 से 32 डिग्री के बीच में इनको तापमान चाहिए, और यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दिया 20 से 30 डिग्री, तो आप उसको गलत मत कर देना कि सर ने तो 32 बताया था। देखिए, एक अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है कि नहीं है, समझ रहे हैं बात? मैंने आपको बताया कि जो अपनी दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर 30% तक जो है वो दुनिया का कोरल्स वहाँ पाए जाते हैं। यूपीएससी ने दे दिया 1/3 के आसपास जो है दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास पाए जाते हैं। आप कहोगे सर ने तो 30% बताया था, 1/3 तो जो है 33% होता है, तो गलत कर देता हूँ। नहीं, अप्रॉक्सीमेटली है वो 33%, ऐसा कि एक एग्जैक्ट थोड़ी जाके नापा जा सकता है कि हाँ 1 कोरल 2 कोरल ऐसे, है ना? तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 के आसपास वहाँ पर वो कोरल्स वहाँ पर है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर ऐसे देखा जाता है ना? ऐसा यूपीएससी का मतलब प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन यही फ़ायदा होता है। सीधा जाके आप देखोगे तो सर ये तो इतना आपने बताया नहीं, ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसा हो जाता है। फिर देखिए, सूर्य में जो है वो ऊपर का जल वो सीधा उष्मा ग्रहण करता है और नीचे का जल फिर संवहन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, क्योंकि इस जल से ऊपर वाले से लगा हुआ गर्म जल फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर उससे नीचे वाला गर्म हो जाएगा, फिर उसके लगा हुआ नीचे वाले क्षेत्र गर्म होता जाएगा। इस प्रकार से ये गर्म होता है। इस प्रकार से 200 मीटर की गहराई तक तापमान जो है वो बहुत तीव्र गति से गिरता है। उसके बाद तापमान के दर में कमी आने लगती है। गिरावट की दर में क्यों? क्योंकि नीचे का जल का तापमान भी उतना ही है और ऊपर के जल का तापमान भी उतना ही है, इसलिए वो कम हो जाता है। तो ये हमने देख लिया महासागरीय जल जो है उसके तापमान के बारे में, कि महासागर के जल के तापमान का क्षैतिज वितरण कैसे है, उसका ऊर्ध्वाधर वितरण हमने देख लिया है, ठीक है, और उस तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में देख लिया। यूपीएससी में अगर मेंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए तो भी आप उससे सॉल्व कर ले जाओगे, और प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट बनेंगे तो उससे भी आप सॉल्व कर ले जाओगे, अगर आप इतना ध्यान से जो मैंने पढ़ाया वो एक एक चीज़ अगर आप अपने याद रख लिए। और जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने बाकायदा जोर दे के बताया, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस चीज़ पे आपको जोर दे के मैंने बोला है। देखिए, ऐसा तो बाद में क्लेम सब कोचिंग वाले करते हैं कि हमने जितना पढ़ाया उसमें से आ गया, हमने जो नोट्स दिए उसमें से आ गए। नोट्स तो ऐसे 1000 पन्नों की आप बना के दे दोगे, 1 लाख पन्नों की तो सारे थोड़े याद कर ले आ जाएंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस चीज़ पर मैंने जोर दे के कह दिया कि ये वाली तो याद ही कर लेना, वो तो फिर आपको याद कर ही लेनी चाहिए अगर आपको IAS निकालना है तो, है ना? अगर मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे, मैं जो बोलूँगा वो फॉलो करते रहोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपका आराम से एग्ज़ाम पास हो जाएगा। मैं अपने 4 बार के प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने की मैं आपको जो है उस एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। बस बहुत हो गई ज्ञान की बात। और देखिए, हमारी कम्युनिटी टैब पे हमारी टीम का एक इनिशिएटिव है कि वहाँ पर हम रोज़ सुबह हमारी टीम की ओर से क्वेश्चन डाला जाता है, उसमें प्रीलिम्स के भी होते हैं, कुछ मेंस के भी होते हैं, और वो टैब आप चेक करते रहिएगा। उसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ तो वो मैं वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर डालती रहती है, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। और वो क्वेश्चन आप देखते रहिएगा ताकि आपको एक सही दिशा में आप जाते रहें, सही दिशा आपको मिलती रहे कि हाँ सर भी सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, है ना? वो मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं क्वेश्चन ही, है ना? तो आप वहाँ पर भी आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी डलवा दी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो कि बिल्कुल अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सखा जो भी IAS की तैयारी कर रहा हो या PCS की, या अगर निठल्ला बैठा हो कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो ये वाला चैनल आप रिकमेंड कर दीजिएगा, ताकि कुछ 2 बात ज्ञान की उसके कान में भी पड़ जाए
जो ब्रह्मांड का 0.00001% जो ज्ञान है मेरे पास, वो उसको मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी, किसी का भला हो जाए तो, है ना। और यही है, अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।